नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट किया था और आयनाइजेशन एनर्जी में हमने कुछ ट्रेंड पढ़े और जिसमें मैंने बोला था हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए सबसे आगे, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सबसे आगे नियॉन था, नाइट्रोजन एक स्टेप आगे चला जा रहा था और बेरिलियम भी एक स्टेप आगे चला जा रहा था। उसी तरीके से मैग्नीशियम एक स्टेप आगे चला जा रहा था और फॉस्फोरस एक स्टेप आगे चला जा रहा था। अब एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिखिए। एबनॉर्मल, नोट करके पॉइंट लिखिए। एबनॉर्मल हाई वैल्यू ऑफ अदर देन, abnormal high value of other than first IE, first ionization energy, first IE indicates that abnormal high value other than first IE indicates that electron removed is other than the valence electron, the valence electron or electron of outermost cell। abnormal high value अगर होगा, abnormal high value होगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाँ देख लीजिए, मैग्नीशियम है 2A2। तो जब आपने फर्स्ट आयनाइजेशन, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें से निकला, सेकंड निकाला इसमें से निकला, लेकिन जब आप थर्ड निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका हो रहेगा। अब ये इसका ऑक्टेट पूरा है। अब यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अचानक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी का जंप हो तो समझ जाइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। समझ जाइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। समझ रहे? चलिए, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेकर बताएं आपको। क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड नंबर ऑफ valence electron in given atom A from following data, from following data। आई फर्स्ट दिया है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई सेकंड दिया है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थर्ड दिया है 78.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पर जब आप पहुँचे तो अचानक बहुत बड़ा जंप मिला। यहाँ पे मिला हाई जंप, हाई जंप मिला तो इसका मतलब है कि एटम ए हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्ड निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। थर्ड अचानक निकालना क्या हो जा रहा है? बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, मिटाएं इसको। अब यहाँ पे एटम बी कर देते हैं, चलो, या एटम एक्स कर लेते हैं।
IE फर्स्ट 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE सेकेंड 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE थर्ड 15.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE फोर 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE फाइव 138.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखिए कि अचानक जंप कहाँ हुआ है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी से सेकंड तो ज़्यादा होगा और सेकंड से थर्ड ज़्यादा होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में अचानक बहुत बड़ा जंप है। थर्ड और फोर्थ में अचानक बहुत बड़ा जंप है। फिफ्थ ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आपने फोर्थ ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नहीं था तो फिफ्थ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नहीं। तो आपको देखना है कि एबनॉर्मल जंप कहाँ हो रहा है। तो एबनॉर्मल वैल्यू थर्ड से फोर्थ में जाने पर फोर्थ में अचानक एबनॉर्मल वैल्यू आ जा रही है। तो इसका जो बस आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और बता देना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम X इज 3। तीन इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2 3, ये तीनों निकले, फोर्थ वाला मुश्किल हो गया निकलना। समझ गए? ऐसा नहीं कि फोर्थ निकलेगा ही नहीं या फिफ्थ निकलेगा ही नहीं, लेकिन वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकलेंगे। उसके बाद अंदर के सेल वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी डिफ़िकल्टी से निकलते हैं, तो उनका अचानक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब अचानक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो चुका है, अंदर से निकालना पड़ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि IE4 हैज़ exceptionally high value, ये abnormally high value. That means the atom X has only 3 electron in valence shell. समझ पा रहे हैं? ठीक है, IE फर्स्ट दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE सेकंड दिया है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE थर्ड दिया है 19.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE फोर दिया है 34.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE फाइव दिया है 138.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE सिक्स दिया है 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Find atom from above data. चार ऑप्शन है आपके सामने।
मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस। तो अब अगर आप देखें, ध्यान से समझिएगा कि कहाँ अचानक जंप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जंप, देखिए यहाँ पर बहुत तगड़ा हुआ है अचानक, 4th से 5th पे। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। और इसमें ढूंढना है आपको कि आउटर मोस्ट सेल में किस एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो कौन है? सिलिकॉन। समझ पा रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ ऐसा ही। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जो डेटा दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर कोई अगर एग्जांपल हम आंसर टिक कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल डेटा है, तो मैं अपने मन से बना के दे रहा हूँ। अब ये हमारा डेटा है और जो एग्जांपल है हमारे पास वो है मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम। अब ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो अगर आप देखें कि आउटर मोस्ट सेल में इसके कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट के जस्ट बाद अचानक बहुत बड़ा जंप हो जा रहा है। फर्स्ट के जस्ट बाद ही जंप हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम नहीं है। लिथियम हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, एल्युमिनियम नहीं होगा। मतलब लिथियम या सोडियम दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन अब आप देखिए कि डेटा आपको क्या दिया होगा। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो Li का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसका मतलब है कि 4th आयनाइजेशन एनर्जी हो ही नहीं सकता। और अगर 4th दिया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स इसका आंसर सोडियम होगा। समझ पाए? क्वेश्चन समझे आप? ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि आप खाली इतना देखकर पहले आपको लिथियम मिलता है, आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और आपको ये नहीं पता चलता है कि ओह, क्वेश्चन में तो कुछ और खतरनाक कर दिया था इसने। समझ गए? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने अपने क्वेश्चन अपने मन से बना के दिए हैं। तो नोट्स में कुछ अलग क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आप चाहे तो नोट्स का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन की बात करते हैं। भाई वो हमने पिछली क्लास में बोला था कि अब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, लेकिन वो नोट करके पॉइंट लिखना भी जरूरी था क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है हमारा एक्सेप्शन, बोरॉन फैमिली। आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, डिक्रीज होता है। तो बोरॉन में कुछ अलग है। इसके अंदर ऑस्किलेटिंग IE होता है,
ग्रुप 13। ऑस्किलेटिंग का मतलब ऐसे ऐसे करता हुआ। अब ऐसे ऐसे करता हुआ कुछ दिखना चाहिए ना भाई आपके पास। अगर मैं दिखा दूं कि भाई हाँ देखो ये है, ऐसे है, धमाल मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, डब्लू देखा होगा, बड़े से डब्लू के नीचे पैसा। तो अब अगर देखें इसको ध्यान से तो ये बोरॉन है, ये एल्युमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है और ये थैलियम है। ये एटॉमिक नंबर है और ये IE है। ठीक है, सबसे ज़्यादा IE किसका है? बोरॉन का। उसके जस्ट बाद किसका है? थैलियम का। उसके जस्ट बाद किसका है? गैलियम का। उसके जस्ट बाद एल्युमिनियम का। और उसके जस्ट बाद इंडियम का। ठीक है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। बोरॉन फैमिली के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम एंड इंडियम। ठीक है। दूसरा है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली मतलब ग्रुप 14। बोरॉन का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अच्छा, जेई में पूछ देता है तो मेडिकल में पूछने की संभावना होती है, मेडिकल में पूछ देता है तो जेई में पूछने की संभावना होती है। जेई में पूछा गया था। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली आप जानते हैं कि क्या होता है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो IE इसका एक जगह पर चेंज है। PB का ज़्यादा, SN का कम। PB का ज़्यादा और SN का कम। ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद D ब्लॉक में भी एक्सेप्शन आता है, लेकिन जहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर अनएसन एनर्जी बढ़ जाएगी, जहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा वहाँ अनएसन एनर्जी कम हो जाएगी। समझ गए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम शॉर्ट में EE बोल देंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप डेल्टा HEG बोलते हैं। डेल्टा HEG इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा H एंथैल्पी के लिए होता है तो डेल्टा HEG बोलते हैं ना। जिसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन सही मामले में जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, वो लिखा ऐसे जाता है, पर मुझे ऐसे सहूलियत मिलती है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, तो जानकारी रहनी चाहिए आपको कि कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ energy released when an electron is introduced
in an isolated gaseous atom। देखिए दो चीजें आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात करी हमने, एक बार करा हमने आयनाइजेशन एनर्जी पे और एक बात करा हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ये दोनों आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात करी, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएंगे हम आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कंपैरेटिवली स्टडी होती है और ये इंडिविजुअल स्टडी है, एटम की इंडिविजुअल स्टडी है। तो इसका मतलब है कि आपने एक गैस एटम लिया, गैसियस एटम लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये माइनस बनाया और यहाँ पे कुछ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। तो EA इसका क्या है? EA इसका है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा HEG क्या है? वो है -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझिएगा कि दोनों को दिखाने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको एज इट इज पॉजिटिव में लिख दिया जाता है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट है और थर्मोडायनेमिक्स में जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसको नेगेटिव लिखा जाता है और रिक्वायर्ड होता है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है। तो इसलिए ये थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर -x लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं डेल्टा HEG मिलता है, या ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं EA मिलता है तो आप -डेल्टा HEG कर दीजिए। जैसे EA अगर x है तो डेल्टा HEG क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अब जैसे डेल्टा HEG वहाँ पर क्या है? -x है, तो इस -x को यहाँ पे रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बोला जाता था कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही उतना। जैसे दो चीज मैं आपको समझाऊं, अगर आपसे बोला जाए कि मान लीजिए कि आपके ऊपर 1000 रुपये का उधार है आपके दोस्त का, आपको उसको देना है 1000 रुपया। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके ऊपर कितने का उधार है तो आप बोलेंगे 1000 का। आपके ऊपर कितने का उधार है तो आप बोलेंगे 1000 का। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कितना पैसा है तो आप बोलेंगे -1000। पैसा कितना है तो बोलेंगे -1000। ये -1000 ये बताता है कि आपके पास 1000 का उधार है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी का चेंज हुआ? -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी इसमें से घट गई, रिलीज हो गई। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और ये थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट से बना है। लेकिन CBSE बोर्ड के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है और ICSE बोर्ड के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने दोनों पढ़ा दिया। तो हमारे पास तो हर तरह का बच्चा है, पता नहीं किस बोर्ड से पढ़ रहा है, तो सब जानिए। और चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको समझ में आएगा। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि फर्स्ट मतलब नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी तो रिलीज हो रही है
लेकिन केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं उसी में एनर्जी रिलीज होती है, बाकी सब में रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज होती है, बाकी सब में क्या हो जाती है, रिक्वायर्ड हो जाती है। तो आप यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, ओनली फर्स्ट EA इज एक्सोथर्मिक, रेस्ट आर एंडोथर्मिक। In some cases, first EA also endothermic, मतलब कुछ केसेस में फर्स्ट EA भी एनर्जी नहीं रिलीज करता, लेकिन उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम इतने की बात करेंगे, ओनली फर्स्ट EA इज एक्सोथर्मिक, रेस्ट आर एंडोथर्मिक। पहले इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ए गैसियस एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसने ए गैसियस माइनस प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। लेकिन जब आपने ए माइनस को फिर इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपको y इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ गई, एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी प्रोसेस को ऐसे लिख दें, पूरी प्रोसेस को ऐसे लिख दें, भाई ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ y होता है वो हायर देन होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ x के, ऑलवेज। मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑलवेज हायर देन मैग्नीट्यूड ऑफ x, ऑलवेज। अब ये कैसे है, मैं आपको एक डेटा लेकर समझाता हूं। डेटा लेकर मैं आपको एक डेटा देता हूं, ठीक है। चलिए बेटा इसको डेटा देकर समझाता हूं। जब ऑक्सीजन गैसियस है, उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो O माइनस गैसियस, और यहाँ पे डेल्टा HEG1 हो गया माइनस 140 किलो जूल पर मोल, माइनस 140 किलो जूल पर मोल। डेल्टा HEG के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। O माइनस गैसियस को फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया, O2 माइनस गैसियस बनाया। अब यहाँ पे डेल्टा HEG2 हो गया प्लस 740 किलो जूल पर मोल। अब इसको आपने ऐड कर दिया, मतलब O गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 माइनस गैसियस। अब यहाँ पे डेल्टा H जो नेट है
वो कितना आ रहा है, +600 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर आप पॉलीवैलेंट एनायन बनाते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, 600 किलो जूल एनर्जी लगा। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना रिलीज नहीं होता है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देने पर इतना एनर्जी रिलीज नहीं होता जितना कि सेकंड इलेक्ट्रॉन देने पर रिक्वायर्ड हो जाता है या थर्ड देने पर रिक्वायर्ड हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा इसको। तो आपको एक पॉइंट लिखना है, लिख लीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन, लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं उसको। ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने n गैसियस लेकर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको N3 माइनस गैसियस बना दिया। यहाँ पे जो डेल्टा H होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा। O गैसियस है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, O2 माइनस गैसियस बना दिया, डेल्टा H क्या हुआ, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। कहने का मतलब जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये जो पॉलीवैलेंट एनायन है इसमें हमेशा ही एनर्जी क्या होती है, हमेशा ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पॉलीवैलेंट एनायन बनाने में, कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो आप अब आगे लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना भाई, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है कि कम है, कैसे? सबसे पहला फैक्टर है हमारा जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और आसानी से अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड इफेक्टिव के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, जेड इफेक्टिव के। सेकंड साइज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बड़ा होगा तो एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो अट्रैक्ट कम कर पाएगा। अब जब अट्रैक्ट कम कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और देखिए जो तीसरा फैक्टर है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनके पास भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, और वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते तो जाहिर सी बात है कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ग्रुप 2, ग्रुप 12, ग्रुप 15, ग्रुप 18, यहाँ पे 2p6, यहाँ पे 2p3, यहाँ पे NH2 और यहाँ भी NH2। तो ये
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ये ना लें, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन आप ये ध्यान रखिएगा कि लिख लीजिएगा कहीं पे कि इफ एलिमेंट हैज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन then if element has half filled and full filled configuration then it will be reluctant का मतलब होता है अपोज करता है, reluctant to take up any extra electron, reluctant to take up any extra electron। और ये आप लिख लीजिएगा ग्रुप, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की, पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड की। तो पीरियोडिक ट्रेंड में फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीटी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीटी में। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीटी, जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट पीटी में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब ये तो जनरल ट्रेंड था, लेकिन अब बात करें अगर कि किसी एलिमेंट की, किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात कर ले और बोले कि भाई इनको सेकंड पीरियड एलिमेंट लिया जाए। सेकंड पीरियड एलिमेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा हमेशा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे थर्ड पीरियड एलिमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड या क्वेश्चन लिख लीजिए कि अरेंज सेकंड पीरियड एलिमेंट elements in increasing order of electron affinity, increasing order of electron affinity, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। हमारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसमें आपको पहले ये ढूंढ लेना है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। तो ये ग्रुप 2 का है, मैंने अभी बताया था कि ये ग्रुप 15 का है और ये ग्रुप 18 का। ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अच्छा, इसका जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है और इसका डेल्टा एच ईजी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव हो जाता है और इसका ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो अब पहले ये तीनों को आप हटा लीजिए, अपने इस ऑर्डर से हटा लीजिए। तीनों को हटाने के बाद जब आप डेल्टा एच ई जी का ऑर्डर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच ई जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख देते हैं, आपने क्वेश्चन लिख रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वो डेल्टा एच ई जी का दिया हुआ है। तो अब सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन है, फिर
ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, तब लिथियम। अब लिथियम के बाद इन तीनों में आपने किसी को इलेक्ट्रॉन लेते हुए देखा है? बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में किसी को पर नेगेटिव चार्ज देखा है तो आपने नाइट्रोजन पे देखा होगा। अब इसका जीरो है, इसका पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, बी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर है। इन तीनों को हटाना है। जैसे उसमें तो क्या था, जंप करा रहे थे, इसमें जंप नहीं कराना, इन तीनों को हटाना है और फिर बाकी का ऑर्डर लिखकर इन तीनों को पीछे कर देना। समझ पा रहे हैं? तो सेकंड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट की। और नोबल गैस की क्या होती है, मतलब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो आप कहीं ये बात लिखेंगे कि फॉर नोबल गैस, कोई पॉइंट लिख लेंगे कि फॉर नोबल गैस डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव एंड फॉर नियॉन इट इज हाईएस्ट पॉजिटिव। नियॉन का क्या होता है, हाईएस्ट पॉजिटिव होता है। अब जैसे हाईएस्ट पॉजिटिव किसी का है तो किसी का हाईएस्ट नेगेटिव भी होगा। हाईएस्ट नेगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल पे क्लोरीन का होता है, Cl का। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नेगेटिव Cl का होता है और हाईएस्ट पॉजिटिव नियॉन का होता है। ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा एच ई जी इज फॉर क्लोरीन। चलो, तो क्लोरीन क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरीन क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरीन क्यों है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बात और आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन लिखकर समझा। फ्रॉम विच आयन इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज इजी। आपके पास है Li माइनस एंड B माइनस, ठीक है। इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसान है? सॉल्यूशन लिखते हैं। आप जानते हैं कि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जीरो है। लिथियम का नेगेटिव है लेकिन इसका जीरो है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो लिथियम Li माइनस बनाया। अब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता और आपने बेरिलियम को तो ज़बरदस्ती B माइनस बना दिया। तो जब B माइनस ज़बरदस्ती बनाया है आपने, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ना। तो आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम B माइनस इज easier than Li माइनस। Li माइनस से B माइनस, मतलब Li माइनस के कंपैरिजन में B माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, चलिए अब एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। आप नोट कर सकते हैं या एक्सेप्शन बोल सकते हैं, उसको एक्सेप्शन ही बोल दीजिए, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन लिख रहे थे। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाला। तो यहां पर एक्सेप्शन पहला, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स
have higher EA than second period elements in their respective group. That is due to small size and high electron repulsion. High electron repulsion in second period element. ठीक है। और ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट आपने लिखा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव हाई, थर्ड पीरियड एलिमेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, ग्रुप 14, 15, 16, 17 इतने के लिए ही है ये वैलिड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि थर्ड पीरियड एलिमेंट ग्रुप 14, 15, 16, 17 have higher electron affinity than second period element in their respective group, that is due to small size and high electron repulsion in second period element. ठीक है। अब जैसे ग्रुप 14 मतलब कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन का ज़्यादा है, यहाँ इसका ज़्यादा है, यहाँ इसका ज़्यादा है, यहाँ इसका ज़्यादा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। क्यों है ज़्यादा? अब आपको अगर थर्ड पीरियड के रिस्पेक्ट में इसका आंसर देना है तो ड्यू टू लार्ज साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ड्यू टू लार्ज साइज and availability of vacant d orbital in third period elements। मतलब आप दोनों कारण कह सकते हैं, एक का साइज बड़ा बता सकते हैं या दूसरे का साइज छोटा बता सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा कि ये ऑप्शन आएगा, तो दो ऑप्शन दोनों में से कोई भी आ जाता है, इसलिए आप दोनों याद रखिए, दोनों याद रखिए। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ज़्यादा, ऑक्सीजन से सल्फर की ज़्यादा, फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ग्रुप 17 की बात करूं, ग्रुप 17 की बात करूं तो ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में लिख देता हूं। ग्रुप 17 ये ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा कौन है, Cl, फिर F, Br, I, At। ठीक है, ATS13 है, रेडियो एक्टिव है, इसको हटा दो, ये ठीक है इतना। अच्छा, ग्रुप 16 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होता है। और आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सल्फर का तो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, सर ने अभी थर्ड पीरियड के बारे में बता दिया, लेकिन फिर बाकी तो जैसे यहाँ पर क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आ गया था, वैसे ही सल्फर के बाद ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो ऑक्सीजन है। तो अगर हम एक साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखें तो Cl, F,
BRISSCTPO बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बच्चा जो है कंपेयर करके सोचता है कि ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा, इधर आसपास रखने की कोशिश करता है, लेकिन देखो एकदम पीछे चला जा रहा है, एकदम पीछे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, अब कुछ और बातें आपसे कर ली जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, नोट करके कुछ पॉइंट मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब अगर बोला जाए कि मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट रिएक्टिव, मिनिमम IE मोस्ट रिएक्टिव मैटर, तो वो कौन होगा? मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, वो है एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल में भी कौन? सीजियम, क्योंकि मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी उसी का होता है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई IE मोस्ट रिएक्टिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है और मोस्ट रिएक्टिव भी है। वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है हैलोजन। वो कौन हो सकता है? हैलोजन। ठीक है, अब हाई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मोस्ट रिएक्टिव है। अगर मोस्ट रिएक्टिव की बात कर गया, अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी चीज डोमिनेंट कर रही है। जैसे वो मोस्ट रिएक्टिव बोल गया तब तो फ्लोरीन है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं दिया और यहाँ पे हाईएस्ट बोल दिया, यहाँ पे हाईएस्ट बोल दिया तो क्लोरीन हो गया। इसलिए मैंने हैलोजन लिख के छोड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम IE, मोस्ट अनरिएक्टिव, ये क्या होगा? ये हो गया नोबल गैस। कभी ऐसे बोल दे आपसे तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा? एल्कली मेटल। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मोस्ट रिएक्टिव। अब मोस्ट रिएक्टिव है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और मोस्ट रिएक्टिव बोल दिया अगर तो मैं तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट रिएक्टिव, भाई हाईएस्ट तो नोबल गैस का होता है लेकिन वो रिएक्टिव नहीं ना होता, तो नोबल गैस हटा देंगे तो तब हैलोजन आ जाएगा, तब हैलोजन आ जाएगा। लेकिन अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देता है तब हैलोजन में क्लोरीन आ जाएगा और वैसे हैलोजन में फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो मोस्ट अनरिएक्टिव तो नोबल गैस। अब नोबल गैस आपको ढूंढना है कि नोबल गैस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि नोबल गैस में आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन का है और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का है और मोस्ट अनरिएक्टिव दोनों ही हैं, रिएक्ट तो दोनों ही नहीं कर रहे, तो इसलिए नोबल गैस बोल के यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि नोबल गैस होगा, तो नोबल गैस हो गया। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, इतना आपको पता है।
अब अगर आपको ये लगे कि NaCl बनाते समय Na प्लस Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और Cl को इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी रिलीज हुई, तो दोनों ने आपस में समझ लिया होगा कि भैया इधर से आमदनी हो इधर से खर्चा हो। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मैग्नीट्यूड है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की, Cl का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए चाहे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड भी कम होता है मिनिमम अनआयस्ड एनर्जी से। ये बात कहीं लिख लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लोअर देन लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो भी जो तो रिलीज हो रही है, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है वो भी क्या है? कम है सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी के सामने। ये बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा जो है आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में कभी अभी जब हम आगे बात करेंगे बॉर्न हाइबर साइकिल की, तो उसमें बच्चा क्या होता है कि वो कंपनसेट कर देता है कि जितना आयनाइजेशन एनर्जी में खर्चा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उतनी आमदनी हो गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत थोड़ी सी आमदनी होती है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तक चलते हैं अब। हाँ, नमस्कार।